हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की एक नई श्रृंखला उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे और आप सब लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सी फसल उत्तराखंड में कुल जोत के अधिकांश भाग में बोई जाती है। मतलब उत्तराखंड में जितनी भी जमीन है, कौन सी फसल सबसे अधिक बोई जाती है। टोटल उत्तराखंड में जितने हमारे उपजाऊ भूमि है उसमें सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो वो फसल है हमारी गेहूं। आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, गेहूं को पानी की भी आवश्यकता कम होती है और गेहूं आसानी से उग जाता है, इसलिए अधिकांश जोत पे गेहूं की फसल बोई जाती है। गेहूं रबी की फसल है, आप सब लोग जानते हैं जैसे कि। और आलू, सरसों, चना, मटर, मसूर ये भी रबी की फसलें हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया, रबी की फसलें क्या होती है, तो ये भी सारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। और रबी की फसल की एक इम्पोर्टेंट खासियत है, यह अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये भी प्रश्न आ चुका है कि कब बोई जाती है और कब काट ली जाती है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी को क्या कहा जाता है। ये भी पुराना प्रश्न है काफी। तो देवप्रयाग स्थित है टिहरी जिले में और यहाँ क्या कहा जाता है। देखो, इन्हें सास बहू कहा जाता है। अब सास किसे कहा जाता है, भागीरथी को, अलकनंदा को कहा जाता है बहू। क्यों? क्योंकि अलकनंदा का बहाव अति तीव्र है इसलिए उसे बहू, और भागीरथी का बहाव वहां पे हल्का है इसलिए उसे सास कहा जाता है। भागीरथी उत्तरकाशी के उत्तर पूर्व में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, मतलब एग्जैक्ट जो स्थान है वो है गोमुख। ये गोमुख जो स्थान है एग्जैक्ट वो है, वहां से बह के देवप्रयाग तक बहती है। देवप्रयाग में किस में मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। और अलकनंदा जो नदी है वो चमोली के उत्तर में स्थित सतोपंथ ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सतोपंथ ग्लेशियर। देखो ये सतोपंथ ग्लेशियर के अलकापुरी बांक जो एग्जैक्ट जगह है वह है अलकापुरी बांक हिमनद और सतोपंथ ताल। सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, वहां का अलकापुरी बांक हिमनद वो सतोपंथ ताल से होते हुए 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। और ये दोनों फिर संयुक्त रूप से गंगा नदी कहलाती। क्या कहलाती है, गंगा नदी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, अलकनंदा बहू और भागीरथी सास। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है देवप्रयाग का चित्र, आप जो देख रहे हैं इधर अलकनंदा है और इधर भागीरथी है। देवप्रयाग को, आप देवप्रयाग के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लव एंड फैमिली लाइफ एंड लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लव एंड फैमिली लाइफ एंड लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, इन पुस्तकों के लेखक कौन है। तो देखेंगे हम, इस पुस्तकों के लेखक है स्वामीराम। स्वामीराम के बारे में आप सभी जानते हैं। स्वामीराम योग, वेदांत, विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान, आध्यात्म विद्या में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय है, मतलब हर चीज में माहिर बंदा जिसे कहते हैं, वो थे स्वामीराम। और स्वामीराम की ये पुस्तक है लव एंड फैमिली लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला देखते हैं, 1996 में गंगा तट पर साधना मंदिर आश्रम स्थापित किया। ये भी प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में कि कब साधना मंदिर आश्रम की स्थापना करी। तो 1996 में इन्होंने साधना मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी स्वामीराम जी ने। और एक इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना करी जॉली ग्रांट देहरादून में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट कब, 1989 में। ये भी परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में, कब इसकी स्थापना हुई और जॉली ग्रांट में किसने करी स्थापना। और उनकी संगीत की एक पुस्तक है इंडियन म्यूजिक, ये भी बहुत बार आ चुका है, घिसा पिटा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। इंडियन म्यूजिक किसकी पुस्तक है, तो इंडियन म्यूजिक क्या है, स्वामीराम जी की पुस्तक है। और इन्होंने जो इंडियन फोक है, इंडियन जो लोक कला है, लोक विधा है, प्राचीन जो संगीत है उसको संजो के एक पुस्तक लिखी थी। इनकी बहुत रुचि थी संगीत में, तो इंडियन म्यूजिक एक कंपोजिशन है फोक का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारी देवी मंदिर मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है। धारी देवी का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो धारी देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है? यह माँ काली को समर्पित है धारी देवी का मंदिर। आपने जब टिहरी डैम देखा होगा तो धारी देवी का मंदिर आपको वहां देखने को मिलेगा। धारी देवी मंदिर पौड़ी जनपद के श्रीनगर नामक स्थान से लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस जनपद में है? पौड़ी जनपद में है। और कहाँ पर है? 15 से 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहाँ से? श्रीनगर जो है पौड़ी का मुख्यालय, वहां से इतनी दूरी पर है। यह है धारी देवी का मंदिर और बीच में बनाया गया है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से काली माँ को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली माँ को समर्पित है यह मंदिर। और पूछा भी गया धारी देवी का मंदिर किस देवी को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़ भूमि की आरती नामक गढ़वाली कविता की रचयिता कौन है? ये तो मतलब प्रश्न आ चुका है पेपर में, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। 1-2 बार तो मैंने ही देखा है ये प्रश्न पूछा गया, गढ़ भूमि की आरती, और नहीं पूछा गया तो ये पूछा जाएगा। गढ़ भूमि की आरती नामक गढ़वाली कविता, देखो कविता भी क्या है? गढ़वाली कविता। और इसके रचयिता यानी लेखक कौन है? और बहुत इंपॉर्टेंट, सत्यनारायण रतूड़ी। सत्यनारायण रतूड़ी का नाम आपने सुना होगा। इनका जन्म 1869 में हुआ था। कहाँ? टिहरी जनपद में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो हुई थी इनकी 1926 ईस्वी में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की सरस्वती पत्रिका में इन्होंने कई कविताएं इनकी प्रकाशित हुई, जो हिंदी में एक सरस्वती पत्रिका छपती थी, तो कई इनकी कविताएं उसमें भी प्रकाशित हुई हैं। और देखेंगे इनकी एक अन्य प्रमुख रचना उठो गढ़वालियो, ये तो मतलब पूछा गया है प्रश्न, उठो गढ़वालियो किसकी रचना है? उठो गढ़वालियो किसकी है? सत्यनारायण रतूड़ी की है उठो गढ़वालियो। और एक किसमें छपी थी? गढ़वाली अखबार छपता था, उसके प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। जो गढ़वाली अखबार छपता था उसके प्रथम अंक में यह प्रकाशित हुई थी उठो गढ़वालियो नामक एक कविता। जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा रहा था या भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था अपने, उस समय गढ़वाली लोगों को जगाने के लिए कविता उन्होंने लिखी उठो गढ़वालियो, जो गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई और काफी ख्याति मिली इसको। और गढ़ भूमि की आरती नामक भी इनकी एक कविता है, इसको भी काफी ख्याति मिली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनकी अन्य रचनाओं में अबला पुकार, उद्बोधन, बहुत 2 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अबला पुकार है, उद्बोधन है, ये भी आप याद कर लेना। अबला पुकार और उद्बोधन 2 इंपॉर्टेंट है। एक तो गढ़ भूमि की आरती, दूसरा उठो गढ़वालियो, तीसरी अबला पुकार, चौथा उद्बोधन। ये थे किनकी रचना है? सत्यनारायण रतूड़ी की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन में उत्तराखंड के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम की कितनी कलाकृतियां संग्रहित हैं? जो बोस्टन म्यूजियम है उसमें जो मौलाराम थे चित्रकार, गढ़वाली शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक, उनकी कितनी कलाकृतियां वहां पे संग्रहित हैं? तो उनकी 2 कलाकृतियां मौलाराम की वहां पे संग्रहित हैं। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के चित्रकार मौलाराम की 2 कलाकृतियां हैं। इनमें एक है बीणा बजाती नारी और दूसरी है अभिसारी नायिका। दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत, कि एक तो बीणा बजाती हुई नारी जो उन्होंने चित्र किया था वो बोस्टन में उपलब्ध है, और दूसरी अभिसारी नायिका। पूछा जा सकता है प्रश्न, मौलाराम से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुकुंदी लाल से, मौलाराम से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। गढ़वाली शैली का अगर जिक्र आता है तो मौलाराम का भी इसमें जिक्र आता ही है। ये इनका बीणा बजाती नारी का जो चित्र है ये आप देख रहे हैं, और अभिसारी नायिका, ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट इनके चित्र हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सल्ट के खुमाड़ गांव में शहीद दिवस कब बनाया जाता है? सल्ट का खुमाड़ गांव है, इस पे मैंने पार्टिकुलर एक वीडियो भी बनाई है, मगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसमें भी देखेंगे 5 सितंबर को वहाँ जब पूरे भारत में शिक्षक दिवस बनाया जाता है, उस समय सल्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में सल्ट के क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 5 सितंबर 1942, 5 सितंबर 1942 को इस लड़ाई में खुमाड़ के खीमानंद और उनके भाई गंगाराम समेत बहादुर सिंह चूड़ामणि शहीद हुए थे, और उनकी याद में खुमाड़ में शहीद स्मारक बना है। और इसी शहीद स्मारक पर 5 सितंबर को शहीद मेला लगता है। हर बार यहाँ शहीद मेले का उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने को बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, अतुलनीय योगदान दिया। उनकी याद में ये सल्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसके ऊपर मैंने पार्टिकुलर एक वीडियो बनाई है पूरी, कैसे कैसे वहाँ पर हुआ, तो ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन पंचायत मक्कू कहाँ स्थित है? मक्कू एक वन पंचायत है, और उत्तराखंड में जैसे ग्राम पंचायतें होती हैं उसी प्रकार वन पंचायतों का भी बहुत महत्व है। और मक्कू जो है
वो कहाँ स्थित है, वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में जो सबसे बड़ी वन पंचायत है वो स्थित है मक्कू। तो ये था प्रश्न आज का। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में कोरो देवता कौन है? जैसे अलग अलग देवता होते हैं हमारी उत्तराखंड में, मुख्य तो जौनसारी, थारू, बोक्सा, राजी और भोटिया, ये 5 जनजातियां रहती है बेसिकली। वैसे तो फिर उनमें भी उपजातियां होती है, रंग उपजाति है। इस पे भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है जनजातियों के ऊपर, पूरा एक प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो कोरो देवता अलग अलग चीज़ों के लिए, मान्यताओं के लिए अलग अलग देवता हैं। कोई पशुओं के देवता हैं, कोई गांव की रक्षा करने के लिए, कोई फसल की रक्षा करने, कोई भूमि की रक्षा करने, अलग अलग देवता हैं। तो जो कोरो देवता हैं जानवरों की रक्षा करने वाले देवता हैं, उनकी पूजा होता है, जानवरों की रक्षा करने के लिए उनकी पूजा होती है। थारू जनजाति में इष्ट देवता पछावन व खड़गा भूत है, जबकि राकत, कलवा, कोरोदेव जानवरों की रक्षा करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, थारू जनजाति में जो इष्ट देव हैं वो है पछावन और खड़गा भूत, ये तो इष्ट देव हैं। जो इष्ट देव मतलब जो मनुष्य की रक्षा करते हैं, ये है पछावन और खड़गा भूत। और जबकि राकत, कलवा और कोरोदेव, देखो अभी आया था कोरोदेव किसके देवता है, उसी प्रकार राकत और कलवा अगर कभी प्रश्न में आता है तो ये जानवरों की रक्षा करने वाले देवता हैं। ठीक है, थारू जनजाति में आप समझ गए। थारू जनजाति में कोरो देवता किसकी रक्षा करते हैं, कोरो देवता, और राकत व कलवा जानवरों के रक्षा करने वाले देवता हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा का उत्पादित करने की में निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? जो मोष्टा है, मोष्टा, डाला, सूपा, ये जो ग्रामीण परिवेश से हमारे सहयोगी आते हैं, सबको पता होगा मोष्टा क्या होता है और डाला क्या होता है, सूप क्या होता है। तो मोष्टा जो बनाया जाता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है वो देखेंगे हम। उसके लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। रिंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप रिंगाल देख रहे हैं, लोग इसमें रिंगाल को बांस की तरह एक वो होता है और उसका प्रयोग ये मोष्टा बनाने के लिए किया जाता है। देखो ये डलिया बनाई जा रही है, चित्र के माध्यम से ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो अगला देखते हैं इसी में। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत अगर उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इसी तरह सहयोग बनाए रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम हमारी फेसबुक आईडी से जुड़ना चाहते हैं, प्रज्ञा कोचिंग नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, इस पे भी आप जा सकते हैं और समय समय पर इस पे भी PDF के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और आप लोग इस पे भी जुड़ के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।